हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है एक बार फिर आप सबका। पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअली वो कई वीडियो की एक सीरीज़ है जिसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक मॉडिफाइड शूट हैं, एक मॉडिफाइड ब्रांच हैं जिनका मुख्य कार्य, मेन फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है। और जो उनमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एसेसरी वर्ल और नेसेसरी वर्ल। एसेसरी वर्ल में कैलिक्स और करोला और नेसेसरी वर्ल्स में एंड्रोशियम, गायनोशियम। इनमें से एंड्रोशियम, गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट है फ्लावर का और गायनोशियम फीमेल पार्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इनमें स्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रो और मेगा स्पोर्स बनते हैं और उसके बाद आगे की फर्दर प्रोसेस होगी। तो पिछले वीडियो में हमने एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जो स्टेमेन के एंथर वाले पार्ट में होती है। तो जो आपको कल बात बताई थी, एक छोटी सी समरी उसकी, कि हर फ्लावर में जो मेल पार्ट है जिसको हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं, उसकी यूनिट कहलाती हैं स्टेमेन, हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। और हर स्टेमेन में एक अपर फर्टाइल पार्ट है जिसको एंथर कहते हैं। ये इतना हिस्सा जो है ये एंथर है, ये एंथर वाला हिस्सा है। और उसके नीचे का जो हिस्सा है एक अक्ष के रूप में, एक एक्सिस के रूप में, ये फिलामेंट है। तो ये स्टेराइल पार्ट है और ये फर्टाइल पार्ट है पूरा एंथर। और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होंगे जो इन दोनों को जोड़ते हैं। ये एंथर वाला जो हिस्सा है ये इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, जिनको थीका या लोब्स कहते हैं। और ये दो एंथर लोब्स हैं, एक ये एंथर लोब है और एक ये एंथर लोब है। और इसीलिए मोस्टली एंथर्स जो हैं वो डाइथीकस कहलाते हैं। डाइथीकस यानी कि ऐसे एंथर जिनमें दो थीका या दो एंथर लोब्स हों। एक्चुअली हर एंथर लोब में दो चैम्बर्स होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इनको आमतौर पर पॉलन चैम्बर कहते हैं, लेकिन वो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स होते हैं, तो इसलिए उन पॉलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो अगर किसी एंथर को आप डाइसेक्ट करें, बीच से काटें, तो आपको इस तरह के ये 4 पॉलन चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। ये 2 पॉलन चैम्बर एक थीका में है, इस वाले में, और 2 पॉलन चैम्बर जो है वो इस थीका या इस एंथर लोब में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेमेन का एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स जिसमें 4 टेट्रास्पोरेंजियम हो या 4 पॉलन ग्रेन्स हो। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा होगा। कल एक आपको एक्सेप्शन बताया था पिछले वीडियो में, फैमिली मालवेसी के मेंबर्स, जी हाँ, चाइना रोज और कॉटन की फैमिली है मालवेसी, इसके मेंबर्स में जो स्टेमेन होते हैं उनमें एंथर एक ही थीका का बना होता है और उसको मोनोथीकस एंथर कहते हैं। आपके लिए एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में मोनोथीकस एंथर होते हैं। तो ये जो पॉलन चैम्बर्स हैं इनमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और आगे चलकर हर पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनेंगे। वो प्रोसेस मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहलाती है। तो जो चैम्बर हैं यहाँ पर, पॉलन चैम्बर जो हैं, हम इस सेक्शन को, एंथर के इस सेक्शन को अगर एनलार्ज करके देखें, एक बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें ये स्लाइड टीएस ऑफ एंथर की, तो ये यही वाली स्लाइड है। इसका एक सेक्शन काटा गया है, ट्रांसफर सेक्शन, तो वो ऐसा दिखता है। डेफिनेटली ये आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, पॉलन चैम्बर्स, और ये जो है ये इतना हिस्सा ये एक एंथर लोब है। एक ये थीका या एंथर लोब और एक इस तरफ ये थीका या एक एंथर लोब ये है। तो
जो एंथर के अंदर ये पॉलन चैम्बर बनेंगे और उनके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, यही प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स के बनने से पहले ये पॉलन चैम्बर वॉल बनेंगी, या आप इनको एंथर वॉल भी कह सकते हैं, तो इनका फॉर्मेशन भी होगा। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें पहले पॉलन चैम्बर वॉल का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अगर आप बिल्कुल एक यंग एंथर को देखें, हमने यहाँ जो देखा है ये एक मैच्योर एंथर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो चुकी है और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं। ये एक सिंगल पॉलन ग्रेन आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम इससे पहले एक यंग स्टेज में किसी एंथर को देखें और उसका एक सेक्शन काट के, ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें, तो वो एंथर हमें ऐसा दिखता है। ये फिलामेंट वाला पार्ट है और ये एंथर वाला पार्ट है। डेफिनेटली ये दो जो लोब्स दिख रहे हैं वो एक थीका का हिस्सा है और ये दो लोब जो हैं वो एक थीका का हिस्सा है। तो ये डाइथीकस एंथर है। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है ये एक होमोजिनस मास है, एक समान समूह है पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का, थिन वॉल्ड सेल्स का एक होमोजिनस मास है। और इस होमोजिनस मास की जो सेल्स हैं वो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, इमेंस कैपेसिटी होती है उनमें डिवीजन और ग्रोथ की। तो उस तरह की सेल्स से ये पूरा एक समान भाग बना हुआ है, होमोजिनस मास। तो यंग एंथर आपको इस तरह का 4 लोब्ड, 4 उभार वाला मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ एक समान भाग होता है। जब थोड़ा मैच्योर होता है एंथर तो फिर उसके इन चारों कॉर्नर्स में या चारों लोब्स में एक ख़ास तरह की सेल डेवलप होती है। ये सारी की सारी एक समान बहुत छोटे केंद्रक वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। लेकिन ये जो 4 कॉर्नर्स हैं यंग एंथर के, इनमें हर कॉर्नर में नॉर्मली एक सेल जो है इनमें से कोई, उसका न्यूक्लियस सडनली बहुत बड़ा और एनलार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है, बहुत स्पष्ट हो जाता है, आसपास की सेल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ दिखता है। ऐसी सेल जो किसी यंग एंथर के हर लोब में बाकी सेल से बिल्कुल अलग दिखती हैं, उन्हें कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ये हर लोब में केवल एक बनेगी। किसी किसी प्लांट में, कुछ एंजियोस्पर्म्स में एक से ज़्यादा भी होती हैं, कुछ जगह उनकी पूरी एक प्लेट बनी होती है, पूरी एक लेयर होती है, लेकिन उसमें भी केवल एक आर्कीस्पोरियल सेल काम करेगी, बाकी नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी आर्कीस्पोरियल सेल आपको दिख रही हैं हर कॉर्नर में एक एक है। आगे चलकर ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है ये अपने आप को डिवाइड करती है और इसके डिवीजन से इस तरह से 2 सेल बनती हैं। अब ये जो 2 सेल बनेंगी उनमें से जो एपिडर्मिस की तरफ या आपका ये बाहर की तरफ जो सेल इससे बनेगी वो कहलाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, तो ये आर्कीस्पोरियल सेल है और इसके डिवीजन से जो 2 सेल बनी है उनमें बाहर की तरफ या एपिडर्मिस की तरफ जो सेल बनेगी वो प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की तरफ या टुवर्ड सेंटर जो सेल इसके डिवीजन से बनेगी उसे कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो ये 2 सेल बन गई इसके ट्रांसफर्स डिवीजन से आर्कीस्पोरियल सेल के। आगे चलकर ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो एपिडर्मिस की ओर होती है या बाहर की ओर होती है, उसमें इस तरह के पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं। इस तरह के रिपीटेड डिवीजन्स होते हैं। तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरह के लगातार डिवीजन्स होने की वजह से जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो मल्टीपल लेयर्स बनाती है, बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर बनाती है और वो सारी सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करके मल्टी लेयर्ड चैम्बर वॉल बनाती हैं। यानी कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है जो आर्कीस्पोरियल सेल के डिवीजन से बाहर की ओर बनी है, उसके लगातार डिवाइड करने से जो नई कंपोनेंट सेल्स बनती हैं, नई घटक कोशिकाएं बनती हैं, वो अरेंज होकर एक
4 से 5 लेयर वाली एक चैम्बर वॉल बनाती हैं या एक चैम्बर बनाती हैं जिसकी 4 से 5 लेयर वाली वॉल होती है, वो चैम्बर कहलाता है पॉलन चैम्बर या इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल तो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल या सिंपलेस्ट वर्ड में आप उसको कह सकते हैं एंथर वॉल बनाएगी। अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बची है ये वाली सेल, ये पहले तो अपने आप को माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी और उसके डिवीजन से उसी के जैसी बहुत सारी डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बन जाती हैं। पहले 2 बनती हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर बढ़ता जाता है। तो ये सब जो हैं वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के माइटोसिस से बनी है और इनको या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या एक और नाम है इनका पॉलन ग्रेन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनी थी अंदर की ओर आर्कीस्पोरियल सेल के डिवीजन से, उसके लगातार माइटोसिस करने से ये अंदर जो है चैम्बर में बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल बन गई हैं। आगे चलकर इनमें से हर एक सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएगी। फिलहाल जो प्राइमरी पैराइटल सेल है जो बाहर की तरफ होती है और जिसके लगातार डिवीजन से एंथर वॉल्स बनती हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक ये पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उसके अंदर जो आपको लेयर्स दिखती हैं, देखिए सबसे बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस है। ये वाली जो आपको लाइट ब्राउनिश कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस है। एक पतली और थिन वॉल्ड सेल्स की लेयर होती है और जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये अक्सर एक ब्राउनिश थिन स्किन की फॉर्म में उसके ऊपर होती है और कई जगह पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, इनकॉन्स्पिशियस होती है। तो एपिडर्मिस शुरुआत में तो थिक होगी थोड़ी सी, लेकिन जैसे जैसे एंथर की एज बढ़ेगी, मैच्योर होगा एंथर, तो ये थिन होती जाएगी, ब्राउनिश होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी और लास्ट में मैच्योर एंथर में आपको कई जगह पर ये एब्सेंट भी मिलेगी। एपिडर्मिस के नीचे जो आपको बहुत चौड़ी और फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं बहुत चौड़ी हैं, फ्लैट हैं और बड़े साइज की हैं, ये कहलाती हैं एंडोथीसियम। ये नाम याद रखिएगा, एंडोथीसियम। और ये देखिए इसके अंदर एक डिफरेंट कलर से कुछ लाइंस दिखाई गई हैं, वो कोई डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली फाइबर्स हैं, लिग्निन के बने हुए फाइबर्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फाइबर्स हैं और ये लिग्निन के बने फाइबर्स जो हैं वो एंडोथीसियम सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये फाइबर्स जो हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। आपको मालूम है हाइग्रोस्कोपिक वर्ड जो है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। अगर कोई स्ट्रक्चर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को अवशोषित करता है और उसकी वजह से फूल जाता है, स्वेल अप कर जाता है, तो और उसके बाद जब वो अपना मॉइस्चर लूज करेगा, नमी को बाहर छोड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा। तो ये फैलना और सिकुड़ना अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने और मॉइस्चर छोड़ने के कारण है तो इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट और ये नेचर कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। आर्द्रता ग्राही भी कहते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर, आर्द्रता ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाला, ऑब्टेन करने वाला। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ये फाइबर्स हैं और ये फाइबर्स जो हैं जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब और लूज करते हैं तो उनकी वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो एंथर की वॉल जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब यहाँ आप इस डायग्राम में ज़रा गौर से देखिए, ये पॉलन चैम्बर इतना है और ये एंडोथीसियम की जो लेयर है चौड़ी और बहुत मजबूत फाइबर वाली सेल्स की लेयर, वो अंदर की तरफ नहीं है, वो केवल बाहर के साइड पर दिख रही है आपको। अंदर की तरफ जो है वो थोड़ा एब्सेंट रहती है। तो ये जो सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये वाली जो सेल्स हैं ये यूनिन्यूक्लिएट और थिन वॉल्ड सेल्स हैं। ये भी एंडोथीसियम की सेल्स हैं लेकिन ये फाइबर वाली नहीं है, इनके अंदर फाइबर्स नहीं है और ये थिन वॉल्ड है। इनको कहते हैं स्टोमियम।
और ये अंदर की तरफ एक लाइन है, इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। ये देखिए यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। तो जब ये फाइबर्स मूवमेंट करते हैं और इनके मूवमेंट से जो प्रेशर क्रिएट होता है एंडोथीसियम सेल्स के अंदर, उनके वजह से, उस प्रेशर के कारण ये जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनको स्टोमियम कहते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक आने के बाद वो वहाँ से फटने लगती हैं और धीमे धीमे करके ये जो एंथर वॉल है ये बीच से फट जाती है। ये यहाँ पर जो आपको सेक्शन काट के दिखाया गया है, अगर ये सेक्शन ना भी काट के दिखाया जाता है एक मैच्योर एंथर में, तो आपको यहाँ पर क्रैक्स दिखाई देते और वहीं से एंथर वॉल जो है रप्चर हो जाती, फट जाती और पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते। इसको कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का स्फुटन। तो ये एंथर का जो डेहिसेंस हुआ है, ये डेहिसेंस में एंडोथीसियम सेल्स हेल्प करती हैं और उनके अंदर जो फाइब्रस बैंड्स जो हैं, जो फाइबर्स हैं लिग्निन के बने हुए, उनके हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण जो प्रेशर होता है उसकी वजह से स्टोमियम वाली सेल्स के रप्चर होने की वजह से ये डेहिसेंस होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर किसी एंथर में ऊपर की तरफ टिप पर छोटे छोटे पोर्स हैं और वहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकते हैं, जिसको सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, तो उस कंडीशन में एंडोथीसियम इस तरह से बिहेव नहीं करता है और वहाँ पर एंडोथीसियम होता भी नहीं है, क्योंकि एंडोथीसियम का वहाँ कोई काम नहीं है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत आसानी से इसकी टिप के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वहाँ से वो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और एंथर की वॉल को रप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंडोथीसियम की ये सेल्स हैं और उनकी लेयर है। उसके नीचे जो है, इस डायग्राम में बहुत साफ आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 से 4 लेयर्स होती हैं एंडोथीसियम के नीचे, और ये लेयर्स जो हैं उनको कहते हैं मिडिल लेयर्स। पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स होती हैं, ये उनकी बनी लेयर्स हैं पैरेन्काइमा सेल्स की, और ये 3 से 4 की संख्या में होती हैं। इनके अंदर फूड और न्यूट्रिटिव मटेरियल और वाटर ये सब स्टोर रहता है। ये टेम्परेरी सेल्स होती हैं और आगे चलकर जब प्रेशर क्रिएट होगा एंडोथीसियम की ओर से, तो ये आगे वाली जो लेयर है जिसको हम टैपिटम कहेंगे अभी, तो वो टैपिटम और एंडोथीसियम के बीच में दब के ये नष्ट हो जाती हैं। तो मिडिल लेयर्स जो हैं, जो तीसरा हिस्सा है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर्स, ये जो तीसरा हिस्सा है पॉलन चैम्बर वॉल का, वो टेम्परेरी सेल्स हैं और कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं। उनका काम केवल फूड का स्टोरेज करना है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा, जो आपको ज़रूर याद रखना है ख़ास तौर से, वो ये वाली लेयर है। ये जो अंदर आपको लेयर दिख रही है, ये लेयर है, इसको कहते हैं टैपिटम। और भी कहीं इसकी लेबलिंग की होगी तो आप वहाँ भी इसको नाम देख सकते हैं, टैपिटम। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये टैपिटम जो लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है पॉलन चैम्बर वॉल की, सबसे भीतर वाली ये लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली भित्ति है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये टैपिटम लेयर जो है वो एक तरह की न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव पोषक स्तर। तो जो पॉलन चैम्बर वॉल होती है उसमें सबसे अंदर का जो स्तर है वो टैपिटम के रूप में होता है और वो एक तरह का पोषक स्तर है, न्यूट्रिशन देने वाली एक लेयर है। और जो अंदर पॉलन ग्रेन्स आगे चलकर बनेंगे उनको न्यूट्रिशन देना, पोषण देना उसका काम होता है। तो एक सेंटेंस का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हर पॉलन चैम्बर के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो टैपिटम कहलाती है और वो एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है, एक पोषक स्तर होता है जिसका काम होता है आगे चलकर बनने वाले पॉलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन ग्रेन्स को। अब टैपिटम लेयर जो है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो कोई टैपिटम लेयर जो है वो ग्लैंडुलर टैपिटम या सिक्रीटरी टैपिटम कहलाएगी। सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर का मतलब ऐसी टैपिटम सेल या ऐसी टैपिटम जिसकी सेल्स जो हैं ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, अपने अंदर का जो पोषक पदार्थ है धीमे धीमे उसको रिलीज करती रहती हैं। और इस तरह की टैपिटम सबसे कॉमन है, लगभग सारे डाइकॉट्स में और काफ़ी मोनोकॉट्स में इसी तरह की टैपिटम पाई जाती है, जो ग्लैंड की तरह अपने अंदर से न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को सिक्रीट करती रहे। लेकिन
काफ़ी सारे मोनोकॉट्स ऐसे हैं जिनमें अमीबॉयड टाइप की टैपिटम पाई जाती है। ये प्रिमिटिव टाइप की टैपिटम मानी जाती है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। उनकी वजह से एक समय आने पर, एक समय एक्चुअली तब आता है जब यहाँ जो पॉलन चैम्बर के अंदर जो पॉलन ग्रेन मदर सेल हैं वो मियोसिस करने वाली हैं, यानी कि उनमें मियोसिस होने वाला है और पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं। जस्ट उससे पहले वो जो टैपिटम लेयर है यहाँ इनके चारों तरफ, उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वॉल को नष्ट कर देते हैं, भित्ति को जो है वो नष्ट कर देते हैं और सारा पोषक पदार्थ उसका निकलकर इस पॉलन चैम्बर में आ जाता है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट से मिलकर बना हुआ पोषक पदार्थ होता है, बहुत थिक गाढ़ा होता है और उसका जो मूवमेंट है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे अमीबा गति कर रहा है, तो इसीलिए नाम पड़ गया अमीबॉयड। तो अमीबॉयड टैपिटम जो है वो एक साथ सारी कोशिकाएं अपनी भित्ति नष्ट होने की वजह से सारा पोषक पदार्थ रिलीज कर देती हैं पॉलन चैम्बर में एट द टाइम ऑफ मियोसिस डिवीजन इन पॉलन ग्रेन मदर सेल। लेकिन जो ग्लैंडुलर टैपिटम है या सिक्रीटरी टैपिटम है जो ज़्यादा कॉमन है, वो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा पोषक पदार्थ जो है वो स्रावित करती रहेगी। एक साथ पूरी टैपिटम कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है पॉलन चैम्बर वॉल की, जिनका काम है पोषण प्रदान करना विकसित होने वाले पॉलन ग्रेन्स या डेवलप होने वाले पॉलन ग्रेन्स को। एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, खासतौर से जो नीट के एस्पिरेंट हैं, वो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, टैपिटम सेल्स के अंदर, चाहे वो दोनों में से किसी तरह की टैपिटम हो, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कहते हैं यूबिस्क बॉडीज। ये यूबिस्क बॉडीज जो हैं ये खास तरह की संरचनाएं होती हैं और ये संरचनाएं जब टैपिटम सेल से रिलीज होकर पॉलन चैम्बर में आती हैं तो ये जो है एक और विशेष पदार्थ का स्रावण करती हैं, खास तरह के सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से बनने वाला एक कंपाउंड है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आप में से अगर किसी को पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने स्टडी की है। स्पोरोपोलिनिन जो है वो पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ की जो भित्ति होती है, यानी कि जो उसकी एग्जाइन होती है, वाह भित्ति, उस एग्जाइन को बनाने वाला पदार्थ होता है। और पॉलन ग्रेन की एग्जाइन बहुत मजबूत, बहुत थिक होती है और उसके ऊपर काफ़ी बार पीएच का, मॉइस्चर का, केमिकल का, अल्ट्रावायलेट रेस का कोई असर नहीं होता है। और ये सारा जो उसका रेसिस्टेंस है वो स्पोरोपोलिनिन की वजह से है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो बायोलॉजिकली रेसिस्टेंट, केमिकली रेसिस्टेंट और फिजिकली रेसिस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एग्जाइन का फॉर्मेशन करता है। नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि पॉलन ग्रेन की एग्जाइन जो है, वाह भित्ति जो है, वो स्पोरोपोलिनिन से बनती है और स्पोरोपोलिनिन जो है वो यूबिस्क बॉडीज जो हैं उनसे बनने वाला पदार्थ है। और यूबिस्क बॉडीज जो हैं वो टैपिटम सेल्स से रिलीज होती हैं पॉलन चैम्बर में। तो जब ये चारों लेयर्स, चारों तरह की लेयर्स बन जाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टैपिटम, और अंदर ये पॉलन चैम्बर तैयार हो जाता है, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो प्राइमरी स्पोरोस जीनस सेल्स के डिवीजन से बनी थी और या जिनको हम पॉलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं, वो मियोसिस करती है उसमें से हर एक सेल, और उसके मियोसिस करने पर आगे चलकर उससे 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इनको शुरुआत में कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो जब कोई भी पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करती है तो उससे 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं कॉमन वॉल की वजह से, जिसे कैलस कहते हैं। और वो वॉल जब आगे चलकर एक अलग होती है और हर माइक्रोस्पोर के ऊपर एग्जाइन भी बन जाती है तो फिर वो माइक्रोस्पोर जो है पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल के बनने के मियोसिस से जो 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो पॉलन ग्रेन्स एक ग्रुप में अरेंज रहते हैं जिसे टेट्रार्ड कहते हैं। अब वो टेट्रार्ड जो है यानी कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, उस टेट्रार्ड में स्पोर्स का अरेंजमेंट कैसा है ये बहुत वेरिएशन है। कहीं पर वो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है,
कहीं आइसोबाइलेटरल होता है, कहीं लीनियर होता है, कहीं टी शेप्ड होता है। तो ये अरेंजमेंट बहुत वेरिएशन वाला है, लेकिन सबसे कॉमन टेट्राहेड्रल टाइप है, जिसमें 3 आपको एक प्लेन पर सामने और एक उसके पीछे चौथा आपको मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है माइक्रोस्पोर्स का होता है। और आगे चलकर ये माइक्रोस्पोर जब पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, तो हर एक पॉलन ग्रेन यूनिन्यूक्लिएट बहुत माइन्यूट पार्टिकल की फॉर्म में होता है, जिसमें बाहर की वॉल एक्साइन कहलाती है, अंदर की वॉल इंटाइन कहलाती है। इंटाइन सेलुलोज की बनी बहुत पतली एक समान भित्ति होती है, लेकिन जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन जो है अलग अलग तरह से डिपॉजिट होता है माइक्रोस्पोर के ऊपर, यानी कि पॉलन ग्रेन के ऊपर। तो आपको जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके अगर बाहर की सतह आपको देखनी हो तो आप उनको अगर देख सकें तो वो या तो ऐसी कहीं पर आपको कांटेदार इस तरह की देखने को मिल सकती है। पूरी सरफेस जो है पॉलन ग्रेन की वो ऐसे कांटे के समान संरचनाओं से मिलकर बनी हो, या हो सकता है उसके ऊपर जो ये वॉल है ये इस तरह के स्पाइरल की फॉर्म में हो, इस तरह से भी हो सकती है। या और किसी तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें पॉलन ग्रेन जो है उनकी सतह पर इस तरह के छोटे छोटे स्पाइन के जैसे कांटे के जैसी संरचनाएं पूरी सतह पर हों। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलती है एक्साइन से, क्योंकि हर अलग अलग फैमिलीज़ में जो एक्साइन का पैटर्न है, जो उसका डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो उसका फिक्स्ड फीचर होता है। और बहुत बार हम किसी पर्टिकुलर फैमिली के पॉलन ग्रेन्स को पहचान लेते हैं उनकी एक्साइन से, और एक्साइन जो है वो बनेगी स्पोरोपोलिनिन से, जो यूबिश बॉडी से बनता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो क्रिया है जो किसी भी स्टैमेन के एंथर वाले भाग में होती है, और उसमें 4 पॉलन चैम्बर पहले बनते हैं और उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से जो है पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये जो आपको एक पॉलन ग्रेन दिख रहा है, आगे चलकर जब ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा तो इसके न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 मेल गैमीट बनेंगे और इसके जर्मिनेशन से एक पॉलन ट्यूब बनेगी जो आगे चलकर मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र करेगी इनसाइड ओवरी। तो अगले वीडियो का वेट करिए, उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे और कैसे पॉलन ट्यूब बनती है, कैसे मेल गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं और क्या रोल होता है उन मेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन में। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ख़ासतौर से इस डायग्राम की बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और जितना बेहतर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करके तैयार किया होगा, वेल लेबल डायग्राम तैयार किया होगा, आपको उतना ही फ़ायदा होगा इसका डिस्क्रिप्शन याद रखने में।